Hello बच्चों, welcome to this amazing platform of physics वाला. This is Nancy Della and today we will discuss the third lecture of reproductive health. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और हमने पढ़ा था मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जिसके अंदर हम नेचुरल मेथड और बैरियर मेथड डिस्कस कर चुके हैं. नेचुरल मेथड हमने पढ़े थे लैक्टेशनल एमिनेरिया मेथड, विड्रॉवल मेथड एंड रिदम मेथड, जिसको हमने कैलेंडर मेथड भी बोला था. नेचुरल मेथड के अंदर हम नेचुरली प्रेगनेंसी को रोक रहे थे विदाउट यूजिंग एनी अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस. इसलिए अगर हम कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव अगर डिवाइस यूज नहीं कर रहे थे, इसका मतलब साइड इफेक्ट्स जीरो, लेकिन चांसेस ऑफ फेलियर उतने ही ज्यादा थे नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर. फिर हमने पढ़ा था बैरियर मेथड्स. बैरियर मेथड्स का बेनिफिट ये था, एक तो ये प्रेगनेंसी को रोकता ही था, प्लस ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी हमें बचाता था. आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. आर्टिफिशियल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर एक तो हम बैरियर मेथड्स पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर. अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो लास्ट क्लास प्लीज देखिए, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के टू मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं. सबसे पहला है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जिसके अंदर नेचुरल हम आर्टिफिशियल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ेंगे, स्टरलाइजेशन मेथड पढ़ेंगे और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो. ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से अगर क्वेश्चन आ रहा है आपका तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इससे क्वेश्चन जरूर से जरूर पेपर में आने के चांसेस बनते हैं. ठीक है, तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं. आज के लेक्चर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार हम ये देखते हैं. आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आर्टिफिशियल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस, या फिर आप इसको इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस भी बोल सकते हो. उसके बाद हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में पढ़ेंगे, या फिर सिंपली आप इनको पिल्स भी बोल सकते हो. इम्प्लांट्स एंड इंजेक्टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, और जो ट्यूबेक्टोमी और जो वेसेक्टोमी है ये है स्टरलाइजेशन मेथड, जिसको हम सर्जिकल मेथड या फिर परमानेंट मेथड भी बोलते हैं. तो एक एक करके हम करेंगे, फिर वही अपना तरीका रहेगा एनसीईआरटी पढ़ने का और लास्ट में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का. ठीक है, एंड आई होप आपको जो भी डीपीपीज मिलती हैं आप वो रेगुलरली टाइम से सॉल्व करते हैं और अपना रिवीजन जरूर करते हैं, क्योंकि रिवीजन के बिना कुछ भी संभव नहीं है. ठीक है, तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं. और लेक्चर के अंदर आज हम पढ़ेंगे आईयूडीज. ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस. ठीक है, इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस, या फिर आप इसको बोल सकते हो इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस. इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस. अब देखो, जैसे ही नाम अपने आप में ही हिंट दे रहा है कि मेरे नाम का मतलब ये है. ठीक है, दे रहा है या नहीं दे रहा. इंट्रा यानी कि अंदर, यूट्राइन यानी कि यूट्रस के अंदर, एंड कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस. ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है तो मतलब प्रेगनेंसी को रोकते हैं. ये सारे के सारे टेम्परेरी मेथड है. टेम्परेरी मेथड का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी मेथड का मतलब है जब तक कपल को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती तो ये लेडी ये यूज करेगी. अब यूट्राइन वर्ड आया है तो कौन यूज करेगी? सिर्फ फीमेल यूज करेगी, लेडी यूज करेगी, मेल यूज नहीं करेगा. ठीक है, तो इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रा का मतलब अंदर, यूटेराइन से क्या आया है? यूट्रस. कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये जो डिवाइसेस हैं ये इंसर्ट किए जाते हैं यूट्रस के अंदर विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्टीज, यानी कि डॉक्टर्स और जो एक्सपीरियंस नर्सिस की हेल्प से जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होते हैं यूट्रस के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं. अब सिंपल सी बात है. ठीक है, ये जो डिवाइसेस हैं ये यूट्रस के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर ही डिवाइस इंसर्ट किए जाते हैं. तो इसका मतलब नेचुरली इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या होंगे? ज्यादा होंगे. ठीक है, और एक इसकी डीमेरिट भी ये है कि लेडी खुद से ये डिवाइसेस यूज नहीं कर सकती, डॉक्टर्स या फिर एक्सपर्ट नर्सिस की यहाँ पर जरूरत पड़ती है. बैरियर मेथड के अंदर तो जैसे लेडी या फिर मेल या फिर फीमेल पार्टनर कोई भी आराम से अपने आप कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस को यूज कर सकता है, लेकिन ऐसा ये इस केस के अंदर नहीं होता. ठीक है, तो इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का मतलब क्या है? ये जो डिवाइसेस हैं ये क्या किए जाते हैं? इंसर्ट
इनसाइड यूट्रस, ठीक है, ये यूट्रस के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं, इंसर्ट इनसाइड यूट्रस विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स एंड, या फिर आप और करके बोल सकते हो एक्सपीरियंस्ड नर्सेस, ठीक है। Insert inside the uterus with the help of doctors and experienced nurses. And एक बात और कि यहाँ पर चांसेस क्या होंगे इन्फेक्शन के, ज्यादा होंगे, ठीक है। चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आर मोर, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आर मोर। और एक बात यहाँ पर आप स्टार मार्क करके लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी लिखा गया है कि आईयूडीज यानी कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का। अगर कपल, दो बच्चों के बीच में अगर स्पेस चाहता है तो ये बेस्ट मेथड है, ठीक है, और ये मोस्ट पॉपुलर मेथड भी है। तो आईयूडीज क्या है, इट इज द बेस्ट मेथड फॉर कपल्स, best method for couples who want spacing between two children, ठीक है, ये बेस्ट मेथड है। और एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन और कॉमन है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, वो क्या है, इट is the most popular and accepted method of contraception, accepted method of कॉन्ट्रासेप्शन। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो देखो नाम से ही आपको क्या पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है कि इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है, यूट्रस के अंदर इंसर्ट होते हैं ये डिवाइसेस, ठीक है। अगर यूट्रस के अंदर इंसर्ट होते हैं, बॉडी के अंदर परफॉर्म किया जाता है एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ज्यादा बड़ी सर्जरी नहीं होती है, ऑलराइट। और तो अगर बॉडी के अंदर डिवाइसेस इंसर्ट किए जाते हैं तो इसका मतलब क्या होंगे, चांसेस ज्यादा होंगे किसके, इन्फेक्शन के। ऊपर से ये बहुत ज्यादा मतलब पॉपुलर और एक्सेप्टेड मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, एंड इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द कपल्स हु वांट स्पेस बिटवीन द टू चिल्ड्रन, ठीक है, दो बच्चों के बीच में अगर वो स्पेस चाहते हैं, ठीक है, तो ये बेस्ट मेथड है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इसकी 3 जनरेशन हमें देखनी है, ठीक है, क्या देखनी है, 3 जनरेशन देखनी। 3 जनरेशन का मतलब क्या है बच्चे, 3 टाइप्स, इसके क्या होंगे, 3 टाइप्स ऑफ आईयूडीज, ठीक है, 3 टाइप्स होंगे आईयूडीज के बच्चे। सबसे पहले अगर मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहली बात तो ये है, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन, किस तरीके से ये प्रेगनेंसी रोक रहा है, क्या वो फिजिकली मीटिंग प्रिवेंट कर रहा है जैसे कि हमने बैरियर मेथड के अंदर देख रहा था, या फिर वो सर्विक्स को थिक बना रहा है, या फिर वो इम्प्लांटेशन रोक रहा है, या फिर वो गैमेट के ट्रांसपोर्ट को रोक रहा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक तो ये ध्यान रखना है कि ये फीमेल यूज करती है या फिर मेल यूज करता है। दूसरी बात आपने ये ध्यान रखना है इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली अगर मैं बात करूं जनरेशन की, सबसे पहली जनरेशन है ये है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, ठीक है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। आप देखो बायो के अंदर आपको अगर कुछ नहीं आता ना, ठीक है, वैसे तो आता ही होगा क्योंकि तभी आप डॉक्टर्स बनोगे, डॉक्टर बनने के लिए आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना। तो ठीक है, हम अपनी स्टडी को थोड़ा सा इजी बनाएंगे। इजी बनाने का तरीका क्या होता है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, स्पेशली बायोलॉजी के अंदर, चाहे वो बॉटनी हो या फिर जूलॉजी हो, आपने करना क्या है, उसको ब्रेक कर लो, ठीक है। मतलब उसका आप जो भी नाम है इसी से मतलब निकालने की कोशिश करो। जैसे हमने इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का मतलब देख लिया। अब यहाँ से देखो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज से आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी से, आपको यही तो समझ में आ रहा होगा कि इसमें कोई मेडिसिन नहीं है, ठीक है, इसमें कोई भी मेडिसिन नहीं है, तो इसमें आप लिख दो नो मेडिसिन, सबसे पहली बात, ठीक है, नो मेडिसिन। इस कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के अंदर कोई भी मेडिसिन नहीं है, ठीक है।
इंट्रा यूट्रिन डिवाइस है, इसका मतलब ये इंसर्ट किसके अंदर किए जाएंगे, ये इंसर्ट किए जाएंगे फीमेल की यूट्रस के अंदर। इंसर्ट कहाँ पे किए जाएंगे, ये फीमेल की यूट्रस के अंदर ये इंसर्ट किए जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात क्या होगी, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज में ये किससे मिलके बने होते हैं, हम पहले ये देख लेते हैं। मेड अप ऑफ प्लास्टिक, क्या तो ये प्लास्टिक के मिलके बने होंगे या फिर ये स्टेनलेस स्टील से मिलके बने होंगे। ठीक है, किससे मिलके बने होंगे, स्टेनलेस स्टील से ये मिलके बने होंगे। ठीक है, अब इनकी जो शेप होगी ना, शेप कैसी होगी, इनकी जो शेप होगी वो लूप जैसी होगी। कैसी शेप होगी, ऐसे लूप जैसी इनकी शेप होगी। ठीक है, अब देखो इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा। ठीक है, क्योंकि बात तो क्या हो रही है, बात जो मेन हो रही है वो तो मोड ऑफ एक्शन की हो रही है ना। अब लूप जैसे हैं और इसके अंदर हम तो एक तो एग्जाम्पल्स की बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स मैं आपको यहीं पर लिखवा देती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के अंदर एक ही मेंशन है, लिपेज लूप। ठीक है, एक ही एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। अब ये पॉलीथाइलिन से मिलके बना है और इसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो होती है BaSO4 की। किसकी कोटिंग होती है, BaSO4 की कोटिंग होती है। ठीक है, आपको इतनी नहीं जाननी है, आपको सिर्फ इतना जानना है कि इसका एग्जाम्पल ये है, ये नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज होते हैं ना, ये प्लास्टिक या फिर स्टेनलेस स्टील के मिलके बने होंगे। शेप मैंने आपको लिखवा दी है और इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, जैसे ही ये फीमेल के यूट्रस के अंदर इंसर्ट किए जाएंगे, ये यूट्रस को हॉस्टाइल बना देंगे स्पर्म के लिए। ठीक है, यानी कि जो यूट्रस के अंदर जो फेगोसाइटिक सेल है, फेगोसाइटिक सेल को एक्टिवेट कर देंगे। अब क्या होगा, जो स्पर्म सर्विक्स को क्रॉस करके यूट्रस के अंदर आ गए हैं, ये यूट्रस के अंदर ही मारे जाएं, आगे फैलोपियन ट्यूब तक ना पहुंचे। अगर फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच गए तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, है ना, तो फिर तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो इसका जो मेन मोड ऑफ मैकेनिज्म क्या होगा बच्चे, इसका मोड ऑफ मैकेनिज्म क्या होगा, ये क्या करेंगे बच्चे, मेक यूट्रस हॉस्टाइल फॉर स्पर्म। ठीक है, और आप क्या लिख सकते हो, इंक्रीज द, यहां पे आप क्या लिख सकते हो, इंक्रीज, ये जो डिवाइसेस की बात हो रही है, इंक्रीज फेगोसाइटिक या फिर एक्टिवेट द फेगोसाइटिक सेल। और क्या होगा बच्चे, एक्टिवेट फेगोसाइटिक सेल। ठीक है, यहां पे लिख दीजिए एक्टिवेट फेगोसाइटिक सेल। जो भी फेगोसाइटिक सेल होती है यूट्रस के अंदर, एक्टिवेट फेगोसाइटिक सेल ऑफ यूट्रस एंड किल sperms, hence prevent fertilization। ठीक है, hence प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। एक्चुअली बच्चे इनके बारे में जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज है ना, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज के बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन आपके एनसीईआरटी के अंदर नहीं दी है। ठीक है, लेकिन एक कॉमन सी एक लाइन लिख दी है सारी आईयूडीज के लिए कि जो आईयूडीज होती हैं वो फेगोसाइटिक जो एक्टिविटी के थ्रू स्पर्म को किल करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन मैकेनिज्म है ये क्या रहता है बच्चे, ये लूप जैसी शेप के होते हैं। अगर मैं पेज लूप की जो आपका एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल दिया है, ये पॉलीथाइलिन से मिलकर बना होता है जिसके ऊपर बेरियम सल्फेट की कोटिंग होती है। ठीक है, और जैसे ही ये डिवाइस इंसर्ट होता है यूट्रस के अंदर, ये यूट्रस की जो फेगोसाइटिक सेल उनको एक्टिवेट कर देगा और स्पर्म को क्या कर देगा, किल कर देगा। तो यहाँ पे आपको मेन क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल ध्यान करना है। तो फर्स्ट टाइप थी किसकी, ये थी फर्स्ट टाइप आईयूडीज की। ठीक है, सेकेंड टाइप हम देखते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप हम देखते हैं, चलो आइए सेकेंड टाइप हम करते हैं आईयूडीज की। और जो सेकेंड टाइप है ये है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। ठीक है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। अब आईयूडी है तो ये भी किसके अंदर इंसर्ट किया जाएगा बच्चे, यूट्रस के अंदर। और इसकी जो शेप होगी, पहले तो मैं एग्जाम्पल की बात कर दूं। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल याद करना बहुत आसान है। ठीक है, जैसे कि कॉपर टी, ठीक है, कॉपर 7 या फिर मल्टी लोड या फिर मल्टी लोड
375, ठीक है। कॉपर टी कॉपर 7 तो याद करना आसान है, लेकिन मल्टीलोड 375 याद रखना बच्चे किसके अंदर आता है, ये कॉपर रिलीजिंग आयोडीज के अंदर ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैकेनिज्म याद रखना है, वही अपना सेम फंडा है, ठीक है। इनकी शेप की बात करूं मैं, ठीक है, इनकी शेप की बात करूं तो बच्चे कैसी शेप होगी, ये कुछ ऐसी टी शेप की इनकी होगी, और नीचे क्या निकले रहेगा, ऐसे थ्रेड, ठीक है, क्या रहेगा, थ्रेड, और इसके ऊपर किसकी कोटिंग होती है, कॉपर की, ठीक है। यहाँ पे किसकी कोटिंग होती है, कॉपर की। अब देखो जैसे ही ये डिवाइस यूट्रस के अंदर इंसर्ट करेगा तो ये स्लोली क्या करेगा, रिलीज कॉपर आयंस रिलीज करेगा। अब कॉपर आयंस कैसे प्रेगनेंसी को रोकेंगे, कॉपर आयंस क्या करेंगे, ये स्पर्म की मोटिलिटी को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है स्पर्म की उसको क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो शेप होगी वो टी शेप होगी, और ये है थ्रेड। एक्चुअली बच्चे ये थ्रेड है, इस थ्रेड का काम क्या है, एक्चुअली क्या होता है ना, जो ये सारे के सारे जो डिवाइसेस होते हैं ये बहुत स्मॉल छोटे सी स्ट्रक्चर है, छोटे से डिवाइसेस होते हैं। जब ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होगी तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन से ये डिवाइसेस बाहर ना आ जाए, उसलिए थ्रेड लगा रहता है कि लेडी को ये पता रहे कि अभी भी ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस बॉडी के अंदर इंसर्टेड है, ठीक है। तो ये बेसिकली फंक्शन है किसका, थ्रेड का। तो अगर मैं बात करूं कॉपर आयंस, ठीक है, कॉपर आयंस रिलीज स्लोली, जो कॉपर आयंस रिलीज स्लोली, ठीक है, कॉपर आयंस धीरे धीरे रिलीज होंगे, ठीक है, ठीक है, इनसाइड यूट्राइन कैविटी, यूट्राइन कैविटी बोलो, ठीक है। और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोड ऑफ एक्शन क्या होगा बच्चे, मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, कॉपर आयंस सप्रेस, कॉपर आयंस सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस कर देंगे, एंड रिड्यूसेस द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, एंड रिड्यूसेस द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन बहुत याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड रिड्यूसेस द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है। स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, जिसका एग्जांपल है कॉपर टी कॉपर सैंड मल्टीलोड 375। बाकी ये दोनों एग्जांपल याद करने बहुत आसान है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि कॉपर जो मल्टीलोड 375 किसका एग्जाम्पल है, यूरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का एग्जाम्पल है, हार्मोनल रिलीजिंग आयोडी है, नॉन मेडिकेटेड आयोडी है, या फिर कॉपर रिलीजिंग आयोडीज है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं। मोड ऑफ एक्शन बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है, कि कॉपर आयंस स्लोली रिलीज होते रहेंगे, ठीक है, और ये जो कॉपर आयंस हैं सप्रेस कर देंगे स्पर्म की मोटिलिटी को, ठीक है, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देंगे, एंड रिड्यूसिंग द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है, स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। तो ये दो हमने देख लिए। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड टाइप के ऊपर। जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो एकदम आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है, एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल आराम से टेंशन फ्री होके पढ़ना है, ठीक है। चाहे आपके एग्जाम पास आ रहे हैं, लेकिन अपनी रिदम नहीं छोड़नी है कि एक दिन तो जैसे आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, एक दिन 7 घंटे पढ़ रहे हो, अगले 2 दिन नहीं पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। डेली का डेली काम करना है, डेली रिवाइज करना है, तभी आप में कॉन्फिडेंस आएगा। और जब आप देखोगे कि यार मैं डेली इतना इतना कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब आपको दिखाई देगा कि 3-4 दिन में आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, भी इंपॉर्टेंट है इसके, और इसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडीज। इसका मोड ऑफ एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, ठीक है। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, ठीक है,
एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं और इनके अंदर कौन से हॉर्मोन्स होते हैं, और यही हार्मोनल रिलीजिंग आयोडीज सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली यूज्ड होता है। ठीक है, एक्चुअली क्या रहता है कि जो कॉपर जो रिलीजिंग आयोडीज है इनकी इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं होती, जैसे कॉपर टी, कॉपर 7 जो गवर्नमेंट है ये फ्री में डिस्पेंस करती है। ठीक है, मल्टीलोड 375 थोड़ा सा कॉस्टली है। अगर मैं बात करूं हार्मोनल रिलीजिंग आयोडीज की, तो इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये होगा प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20। LNG की फुल फॉर्म होगी लेवेनोजेस्ट्रल 20। एक्चुअली ये क्या है बच्चे, एक सिंथेटिक, ये क्या है, एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है। क्या है, एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम जब आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया था, ठीक है, तो याद है मेंस्ट्रुअल साइकिल या नहीं? बताओ कमेंट बॉक्स में, मुझे बताओ कि मैम मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत अच्छे से आपने पढ़ाया और हमें याद है अभी तक। ठीक है, तो देखो जितनी भी आपने मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी है उसी का आगे एक्सटेंशन लगा लो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, यानी कि ये तो मेन टॉपिक जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है ये तो आप एक्सटेंशन ही लगा सकते हो। तो देखो जब मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाई थी तब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था कि जो प्रेगनेंसी को जो मेंटेन करने वाला हार्मोन है जिसको आप प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हो, उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। अब मैम आप ये बता रहे हो कि हार्मोनल रिलीजिंग आयोडीज है, जैसे प्रोजेस्टासर्ट हो गया, LNG-20 है, इनके अंदर जो मेन हार्मोन होगा, जो हार्मोन होगा इन दोनों में, ये हार्मोन होगा प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये कौन सा हार्मोन होगा, ये होगा प्रोजेस्टेरॉन। अब प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन आप बोलते आए हो अभी तक, तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन अब प्रेगनेंसी को कैसे रोकेगा? ठीक है, ये प्रोजेस्टेरॉन अब प्रेगनेंसी को कैसे रोकेगा, आप ये समझाइए। तो अब हम समझाते हैं आपको कि प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन होने के बावजूद भी जो हार्मोनल रिलीजिंग आयोडीज के अंदर प्रोजेस्टेरॉन ही होता है और यही प्रेगनेंसी को रोकेगा। अब इसका मैं मोड ऑफ एक्शन तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, अब देखो अगर मैं हल्का सा अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप पहले मुझे ये बता दो, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा रही हूं आपको, तो ये हल्का सा रिवीजन है। ठीक है, ये हल्का सा क्या है, रिवीजन है। जैसे जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आपने पढ़ा था कि जब प्रेगनेंसी हो गई है, जब प्रेगनेंसी हो गई थी तो जो प्रोजेस्टेरॉन है उसने नेगेटिव फीडबैक लगाया था किसके ऊपर, FSH और LH के ऊपर। ठीक है, यही तो हुआ था। तो प्रोजेस्टेरॉन ने क्या लगाया था, नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन ने क्या लगाया था, नेगेटिव फीडबैक किस किस के ऊपर, FSH और LH के ऊपर। ठीक है, FSH और LH के ऊपर नेगेटिव फीडबैक लगाया था। अब देखो ये जो FSH के ऊपर अगर ये नेगेटिव फीडबैक लगा देगा तो इसका मतलब क्या होगा, फॉलिकल्स ग्रो नहीं करेंगी। ठीक है, कोई भी फॉलिकल्स ग्रो नहीं करेगी। ठीक है, नो फॉलिकल्स ग्रोथ। अगर फॉलिकल्स की ग्रोथ नहीं हुई तो इसका मतलब क्या होगा, एस्ट्रोजन रिलीज ही नहीं होगा। अगर एस्ट्रोजन रिलीज ही नहीं हुआ तो इसका मतलब मैंने बताया था ना, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देता था। ठीक है, और जिससे कि 14th डे के ऊपर LH सर्ज आता था। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी फॉलिकल ग्रोथ नहीं होगा तो LH सर्ज नहीं आएगा। ठीक है, अगर LH सर्ज नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ओव्यूलेशन नहीं हुई। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अगर ओव्यूलेशन ही नहीं हुई तो स्पर्म फर्टिलाइज किसके साथ होगा। ठीक है, स्पर्म क्या होगा, फर्टिलाइज ही किसके साथ होगा अगर ओव्यूलेशन ही नहीं हुई। तो समझ में आया कि प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन होते हुए भी कैसे प्रेगनेंसी को रोकता है। ठीक है, एक बार फिर से समझो क्या बोला मैंने, प्रोजेस्टेरॉन
नेगेटिव फीडबैक देता है किसको, एफएसएच को और एलएच को। अगर नेगेटिव फीडबैक दिया इसका मतलब कोई भी फॉलिकल्स ग्रो यहाँ पर नहीं कर रही है। अगर फॉलिकल्स ग्रो नहीं कर रही तो इसका मतलब एलएच सर्ज नहीं आएगा। अगर एलएच सर्ज नहीं आया तो इसका मतलब क्या होगा, ओवुलेशन नहीं होगा। एक तो तरीका ये है, ठीक है, एक तो तरीका ये है प्रेगनेंसी रोकने का, ठीक है। दूसरा तरीका किसकी तरह होगा, अभी हम देखते, सब आपस में क्या है बच्चे, इंटरलिंक्ड है, ठीक है, सब आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है। एक तो ये हो गया है, एक तरीका मैं यहां पर लिख देती हूं, ठीक है। चलो अब मैं बात करती हूं दूसरे तरीके की, ठीक है, ये तो है फर्स्ट, ये पहला तरीका है प्रेगनेंसी रोकने का। अब हम सेकंड मेथड की बात करते हैं। अब देखो अगर ओव्यूलेशन नहीं हुआ, ठीक है, अगर ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो इसका मतलब एलएच ही तो हार्मोन था जो कॉर्पस ल्यूटियम, अगर ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो बची हुई थीका और जो ग्रेनुलोसा सेल्स है उससे कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा। अगर कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बना तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही तो वो हार्मोन था जो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता था, ठीक है। तो इसका मतलब कॉर्पस ल्यूटियम अब नहीं रहेगा, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए कि कैसे प्रेगनेंसी को रोकेगा। अब जो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है, ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो सर्विक्स का जो म्यूकस है उसको थिक बना देगा, ठीक है। जब मैंने आपको प्रेगनेंसी पार्ट्यूरेशन पढ़ाया था, जब मैंने आपको एक प्लग के बारे में बताया था, सर्वाइकल प्लग के बारे में, ठीक है, कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये जो सर्विक्स के जो म्यूकस को थिक बना के रखेगा ताकि इम्प्लांटेशन होती रहे, बनी रहे और पार्ट्यूरेशन ना हो, यानी कि डिलीवरी ना हो बेबी की, ठीक है। जब पूरी की पूरी डेवलपमेंट हो जाएगी बेबी की तो वो वाटर ब्रेक करेगा और डिलीवरी हो जाएगी बच्चे की, ठीक है। लेकिन ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा बच्चे, ये सर्विक्स के म्यूकस को थिक बना देगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम बना के दिखाऊं, जस्ट सपोज, ठीक है, छोटा सा ही डायग्राम है, उसी से आप समझ जाओगे, ठीक है, उसी से आप समझ जाओगे, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा ना बच्चे तो आप समझ जाओगे, अदरवाइज नहीं पढ़ा होगा तो भैया कुछ ना समझ में आवे। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे देखो, ये जो सर्विक्स है जो बिल्कुल जो नैरो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर जो म्यूकस है इसको थिक बना देगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन काम तो वही करता था, प्रोजेस्टेरोन काम तो यही करता था ना, प्रेगनेंसी हार्मोन था कि इसके जो म्यूकस को थिक बना के रखेगा। अगर म्यूकस के को थिक बना दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से स्पर्म एंट्री ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, स्पर्म क्या होंगे, एंट्री ही नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आई, स्पर्म एंट्री ही नहीं कर पाएंगे, ये तो थी दूसरा मेथड। अब हम बात करते हैं, इनको लिखवाऊंगी मैं, टेंशन नहीं, ठीक है। थर्ड मेथड की बात करती हूं मैं। अब देखो एस्ट्रोजन ही नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ग्राफिन फॉलिकल्स नहीं बन रही है, इसका मतलब एस्ट्रोजन ही नहीं है। एस्ट्रोजन ही नहीं है इसका मतलब आप सोच के देखिए, अगर एस्ट्रोजन नहीं है तो क्या ये एंडोमेट्रियम की वॉल बन पाएगी, क्या ये एंडोमेट्रियम की वॉल बन पाएगी, क्योंकि एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम की वॉल को बनाता है, ये बात ध्यान रखनी है। एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम की वॉल को बनाएगा, ठीक है, उसके बाद उसको ग्लैंडुलर और सीक्रेटरी बनाने का काम किसका था, प्रोजेस्टेरोन का, ठीक है, यानी कि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम है प्रोजेस्टेरोन का। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, मैं ये रिपीट कर रही हूं कि प्रोजेस्टेरोन कभी भी एंडोमेट्रियम की वॉल को बनाता नहीं है। एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम की वॉल को बनाएगा, लेकिन उसको एंडोमेट्रियम की वॉल को बनाने के बाद उसको ग्लैंडुलर और सीक्रेटरी बनाने का काम किसका है, प्रोजेस्टेरोन का है। किसका है, प्रोजेस्टेरोन का। इसका मतलब अगर एस्ट्रोजन ही नहीं है, ठीक है, अगर एस्ट्रोजन ही नहीं है तो बच्चे मुझे एक बात बताइए, ठीक है, अगर एस्ट्रोजन ही नहीं है, ठीक है, अगर एस्ट्रोजन नहीं है इसका मतलब एंडोमेट्रियम ही नहीं बन पाएगी, ठीक है। अगर एंडोमेट्रियम की ग्रोथ ही नहीं हो पाई, ठीक है, इसका मतलब प्रोजेस्टेरोन इसको ग्लैंडुलर और सीक्रेटरी नहीं बना पाएगा, तो इसका मतलब इम्प्लांटेशन भी नहीं होगी,
ठीक है, इम्प्लांटेशन भी नहीं होगी। क्रॉस करने का मतलब है ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो 3 तरीके से इसने प्रेगनेंसी रोकी है। कितने तरीके से प्रेगनेंसी रोकी? 3 तरीके से। पहला तरीका क्या है कि ओव्यूलेशन ही नहीं होगी, यानी कि एन ओवुलेशन, एब्सेंस ऑफ ओवुलेशन होगा। ठीक है, दूसरा तरीका सर्विक्स को के म्यूकस को थिक बना देगा, तो इट रिटार्ड्स द एंट्री ऑफ द स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। यूट्रस के अंदर स्पर्म ही नहीं पहुंच पाएंगे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर कैसे पहुंचेंगे फिर? ठीक है, और एंडोमेट्रियम की ग्रोथ को नहीं होने देगा या फिर स्लो होगी, बहुत स्लो होगी। ठीक है, तो यानी कि यहां पर इम्प्लांटेशन ही पॉसिबल नहीं है। तो 3 तरीके से हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडीज ने काम किया, जिसके अंदर सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होता है। अभी मैं यहाँ पे आपको एस्ट्रोजन नहीं बता रही हूँ, ठीक है, एस्ट्रोजन नहीं बता रही हूँ, यहाँ पर हार्मोनल रिलीजिंग। देखो ये जो मेथड है ना, ये बहुत ध्यान में रखना है कि ओसीपीस, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी इसी तरीके से काम करेंगी, क्योंकि उनके अंदर क्या होगा? हार्मोन होगा। उनके अंदर क्या होगा बच्चे? हार्मोन होगा। ठीक है, इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल्स भी इसी तरीके से काम करेंगे कि उनके अंदर प्रोजेस्टेरोन होगा। तो ये तरीका तो आना ही चाहिए, क्योंकि यही मोड ऑफ एक्शन आगे सेम होने वाला है। तभी मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में समझाया है कि 3 तरीके हैं। पहला, स्पर्म के म्यूकस को थिक कर देगा, ओव्यूलेशन नहीं होगी, इम्प्लांटेशन नहीं होगी, बिल्कुल भी प्रेगनेंसी के चांसेस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे, लिखते हैं मोड ऑफ एक्शन, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडीज। ठीक है, हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडीज। हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडीज के क्या क्या मोड ऑफ एक्शन है? तो सबसे पहला क्या होगा बच्चे? सबसे पहला होगा, इसका जो मेन काम क्या होगा बच्चे? ठीक है, सभी मेन होंगे। इट मेक्स सर्विक्स म्यूकस थिक एंड स्टिकी। ठीक है, सर्विक्स म्यूकस को थिक एंड स्टिकी बना देगा प्रोजेस्टेरोन, एंड इट रिटार्ड्स द एंट्री ऑफ द स्पर्म। इट रिटार्ड्स द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स को स्पर्म क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरा जो मेथड है वो क्या होगा? दूसरा मेथड क्या होगा? इट मेक्स यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन नहीं होगी। ठीक है, इम्प्लांटेशन नहीं होगी। जो थर्ड है बच्चे, एक लाइन दी हुई है कि एनसीईआरटी के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और वो लाइन है कि आईयूडीज क्या करेंगे? वो फेगोसाइटिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि स्पर्म क्या हो जाएगा? किल हो जाएगा। तो इसका मतलब वो सारी की सारी के लिए है, चाहे वो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज के बारे में बात कर रहे हो, या फिर कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज के बारे में बात कर रहे हो, या फिर हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडीज के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि इसमें वहां पे पर्टिकुलरली कोई भी चीज मेंशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इट मेक्स सर्विक्स म्यूकस थिक एंड स्टिकी, सो इट रिटार्ड्स द एंट्री ऑफ द स्पर्म थ्रू सर्विक्स। आप ये लिख सकते हो। इट मेक्स द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, अनसूटेबल रहेगा। एंड इट ऑल्सो कॉज एन ओव्यूलेशन, कोई भी ओव्यूलेशन यहां पर नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? मोड ऑफ एक्शंस होंगे। ठीक है, ये मैंने आपको लिखवा दिया है, मोड ऑफ एक्शन होंगे। और अगर यहाँ पर अगर स्पर्म एंट्री भी हो गई, कैसे भी करके स्पर्म की अगर एंट्री भी हो गई, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इम्प्लांटेशन तो वहां पर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियम तो रेडी ही नहीं है। ओवरी के अंदर क्या रोका है? ओवुलेशन को रोक दिया। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या रख दिया बच्चे? ओवुलेशन को रोक दिया। फिर फैलोपियन ट्यूब को ये वीक बना देगा। ठीक है, मतलब फैलोपियन ट्यूब को वीक इन द सेंस, फैलोपियन ट्यूब की जो सीलिया थे वो मोटाइल थे, तभी
तो जो भी माइटोटिक डिवीजन होता था, क्लीवेज होता था, उसके बाद जो स्ट्रक्चर जो इम्प्लांट होनी है, जो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होनी है वो यूट्रस पे होनी है, तो वहां पे उसकी मोबिलिटी को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। फिर यूट्रस के लिए एंडोमेट्रियम रेडी है ही नहीं, उसके बाद सर्विक्स पे पहुंचे तो सर्विक्स के म्यूकस को क्या कर दिया है, थिक बना दिया है, स्टिकी बना दिया है कि स्पर्म एंट्री ही नहीं कर पाए। तो ये बेस्ट मेथड है, ठीक है। 4 स्टेजेस पे काम करेगा तो ये क्या होगा, बेस्ट मेथड। एनसीईआरटी के अंदर आप ये आपके मेंशन है, ठीक है। अब देखो अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं, ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं, ठीक है, तो बच्चे देखो यहाँ पे पूछ सकते हैं पॉजिटिव पॉइंट। पॉजिटिव पॉइंट का मतलब क्या है, रिलेटेड टू आयोडीज। एक तो बच्चे इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, ग्रेटर 99% एफिशिएंट है, ठीक है। 99% क्या है, एफिशिएंट है, सबसे पहली बात, ठीक है। पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि मेन तो हम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के लिए यूज कर रहे हैं ना, मेन हमारा मोटो क्या है, प्रेगनेंसी को रोकना, तो उसके लिए तो 99% एफिशिएंट है। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चे इसके नेगेटिव पॉइंट की, तो नेगेटिव पॉइंट भी साथ में आएंगे क्योंकि हम छेड़छाड़ कर रहे हैं अपनी बॉडी के साथ, ठीक है। छेड़छाड़ कर रहे हैं बॉडी के साथ, तो एक तो ये यूट्रस के अंदर इंप्लांट होते हैं, ठीक है, इंसर्ट किए जाते हैं, तो इसका मतलब सीधा सा क्या है, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा है, ठीक है। नेगेटिव पॉइंट भी ध्यान में होना चाहिए, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा है, ठीक है, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन हाई। कुछ वुमेन्स के अंदर क्या होता है, लेडीज के अंदर क्या है, इरेगुलर ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है, क्या हो सकती है, इरेगुलर ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है। तीसरी बात, नीड एक्सपर्टीज, ठीक है, एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी, लेडी अपने आप इंसर्ट नहीं कर सकती, ठीक है। चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा है, इरेगुलर ब्लीडिंग है, और ये डू नॉट प्रिवेंट फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए तो भैया कॉन्डोम्स ही सबसे बेस्ट थे, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, क्योंकि वही क्या करते थे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे, ठीक है। तो ये क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स हैं। नेगेटिव पॉइंट्स भी ध्यान रख लेना कि चांसेस इन्फेक्शन के ज़्यादा होंगे, इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, एक्सपर्टीज की ज़रूरत है, डॉक्टर्स और नर्सेज की हेल्प से ही ये डिवाइसेस यूट्रस के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं। एंड डू नॉट प्रिवेंट फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, फुल फॉर्म भी आ सकती है, STDs की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हमने अपना खत्म कर लिया है IUDs, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला है, और जिसके अंदर हमने कॉपर रिलीजिंग IUDs के बारे में पढ़ा, हार्मोनल रिलीजिंग IUDs के बारे में पढ़ा और नॉन मेडिकेटेड IUDs के बारे में पढ़ा। एंड आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं बच्चे अपने नेक्स्ट, ओके, ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, और जो नेक्स्ट मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का ये है ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। क्या है, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि दवाइयाँ, या फिर आप सिंपली इनको क्या बोल सकते हो, पिल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, एक तो ये होते हैं कंबाइंड पिल, ठीक है, एक तो होते हैं बच्चे कंबाइंड पिल, और दूसरी क्या होती है, मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ टाइप्स के बारे में, ठीक है। एक तो होते हैं बच्चे कंबाइंड पिल और दूसरी होती है कंबाइंड पिल, ठीक है, और दूसरी को बोलते हैं बच्चे हम मिनी पिल्स। अब देखो कंबाइंड पिल्स किस किस का कॉम्बिनेशन होगा, ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन होगा, ठीक है। तो यानी कि सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन को हमने क्या बोला था, LNG-20, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे ये बोल सकते हो प्रोजेस्टासर्ट, ठीक है, या फिर आप LNG-20 बोल सकते हो, प्लस कंबाइंड है तो इसका मतलब सिंथेटिक एस्ट्रोजन भी होगा, क्या होगा, सिंथेटिक एस्ट्रोजन भी यहां पर होगा, ठीक है, सिंथेटिक एस्ट्रोजन भी होगा। यहां पर सिर्फ क्या होता है बच्चे, हार्मोन्स होते हैं, और सिंपल कौन सा हार्मोन होगा बच्चे, यहाँ पे जो हार्मोन होगा वो होगा सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजन, या फिर आप इसको बोलोगे प्रोजेस्टेरोन, ठीक है।
यहाँ पे सिर्फ सिंगल होगा, ठीक है, यानी कि प्रोजेस्टेरोन ओनली, प्रोजेस्टेरोन ओनली। मैकेनिज्म क्या होगा, सेम होगा, मैकेनिज्म क्या होगा, सेम होगा। अब देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है कि जो कंबाइंड पिल्स के अंदर जो एस्ट्रोजन है ना, एस्ट्रोजन थोड़ा सा हार्मफुल होता है, जैसे कि ये एग्रेवेट करता है माइग्रेन को, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं लेडी को, ठीक है, थायराइड के अंदर किसी लेडी को अगर थायराइड है, डायबिटीज़ है, या फिर लीवर से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है, तो ये एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। तो बेशक से लिटिल अमाउंट होती है, ठीक है, लिटिल अमाउंट होती है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, हार्मफुल है, ठीक है, क्या है, हार्मफुल है। और मिनी पिल्स के अंदर क्या रहेगा, प्रोजेस्टेरोन। अगर प्रोजेस्टेरोन है तो हॉर्मोन्स, जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज है, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज के अंदर हमने क्या पढ़ा था, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज के अंदर हमने पढ़ा था कि उनके अंदर प्रोजेस्टेरोन होता है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होता है, जिसको हम लेवेनोजेस्ट्रेल 20 या फिर प्रोजेस्टासर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन ओनली होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिनी पिल, यानी कि सिर्फ प्रोजेस्टेरोन है। कंबाइंड पिल मैंने वही बताया था, नाम ही चिल्ला चिल्ला के अपना मतलब बता रहा है कि कंबाइन है, यानी कि एस्ट्रोजन है थोड़ा सा अमाउंट में, ठीक है, जिसको हम एस्ट्राडियोल बोलते हैं, सिंथेटिक एस्ट्रोजन को, और प्रोजेस्टासर्ट यानी कि LNG-20, ठीक है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंबाइंड पिल यानी कि दोनों की अमाउंट होती है इसके अंदर। अब देखो, एस्ट्रोजन मैंने बताया है कि जिनको डायबिटीज है या फिर थायराइड से रिलेटेड कोई डिजीज है, माइग्रेन को एग्रेवेट करता है, ठीक है, तो ये हार्मफुल एस्ट्रोजन को, तो ये हार्मफुल एस्ट्रोजन, और उन लेडीज को ये मतलब डॉक्टर सलाह नहीं देते कंबाइंड पिल लेने के लिए, ठीक है, तो वो स्विच कर सकती है टू द प्रोजेस्टेरोन। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें डॉक्टर से कंसल्ट करके ही की जानी चाहिए, अपनी बॉडी के साथ कुछ भी ऐसे, जैसे कि केमिस्ट्री शॉप पे गए और ऐसे नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि हम अपने हार्मोन्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, मोड ऑफ एक्शन वही सेम बात होगी, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन कैसे होगा भाई, प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है। एक्चुअली मैं इनकी डोसेज के बारे में बताऊंगी कि डोसेज कैसे लेती हैं, ठीक है, मतलब कितनी टैबलेट्स होती हैं और कब ये शुरू की जाती हैं, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन की बात करूं, ठीक है, किसकी बात कर रही हूँ बच्चे, मैं यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन की बात कर रही हूँ। तो मोड ऑफ एक्शन क्या होगा बच्चे, इसका मोड ऑफ एक्शन वही ओवुलेशन को प्रिवेंट करेगा, ठीक है, यानी कि ओवुलेशन को प्रिवेंट करेगा, ठीक है। एन ओवुलेशन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, किस तरीके से प्रोजेस्टेरोन करता है। एन ओवुलेशन बच्चे, ओवुलेशन को प्रिवेंट करने का तरीका एक हम लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड के अंदर भी पढ़ के आए हैं, जो कि नेचुरल मेथड था कॉन्ट्रासेप्शन का, याद है या नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, ये सर्विक्स के म्यूकस को क्या बना देगा, थिक बना देगा, ठीक है। और जो थर्ड तरीका है, ये वही इम्प्लांटेशन को रोक देगा, ठीक है। मेन तो आपको ये याद रखना है, ओवुलेशन को प्रिवेंट कर देगा। दूसरा, सर्विक्स के म्यूकस को, ठीक है, मेक सर्विक्स म्यूकस थिक एंड स्टिकी, एंड स्लो ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम होगी तो इम्प्लांटेशन नहीं होगी, ठीक है, यानी कि इम्प्लांटेशन नहीं होगी। ये तरीके हैं, ठीक है, ये क्या हैं, तरीके हैं। एन ओवुलेशन का मतलब एब्सेंस ऑफ ओवुलेशन, तो बाकी सारी की सारी चीजें ऐसे की ऐसे हैं। अब हम बात करते हैं कि इनकी डोसेज कैसे होती है, ठीक है। तो डोसेज कैसे होती है बच्चे, चलो बनाते हैं एक बॉक्स और डिस्कस करते हैं डोसेज के बारे में, ठीक है। तो देखो, ये जो दवाइयां हैं बच्चे, ये जो दवाइयां हैं लेडी कब शुरू करेगी, ठीक है, यानी कि 21 दिन तक लगातार लेती है, ठीक है। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, एक्चुअली जो पिल्स हैं ये मेल, अभी और ज्यादा डिस्कवरीज हो रही है, ऐसी जो पिल्स है ये मेल भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इतने ज्यादा अभी, जैसे चाइना के अंदर, लेकिन इतने ज्यादा अभी वो पॉपुलर नहीं है। जो मेन है वो है ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो कि फीमेल्स यूज कर रही हैं। तो अगर मैं बात करूं 28 डेज की साइकिल, ठीक है, 3 4 5 6 7, ठीक है, अगर मैं 28 डेज की साइकिल अगर मैं बना रही हूं, ठीक है, तो जब मेंस्ट्रुएशन होती है, यानी कि जब पीरियड शुरू होते हैं, तब से
ये जो भी लेडी जो कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना चाहती है वो शुरू कर सकती है, ठीक है, वो क्या कर सकती है, वो शुरू कर सकती है। और ये जो टैबलेट्स होती हैं, ठीक है, और इनके टैबलेट्स के ऊपर एरो भी बना रहता है कि कौन सी दवाई कब लेनी है। ऑल राइट, और यहाँ पर अगर मैं डेज को मेंशन करूं तो या जस्ट सपोज ये फर्स्ट डे, सेकंड, थर्ड, मतलब 4, 5th, 6th महीने, अगर मैं 28 डेज लिखूं मंथ के, 11, 12, 13, 14, क्योंकि ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर ये दिया हुआ है कि कब से कब ये दवाइयाँ लेती हैं फीमेल, तो उसको ज़्यादा हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जैसे कि 28 डेज होते हैं मंथ के अंदर, जस्ट सपोज 5th डे से लेडी ने, ये जो 5th डे है, ठीक है, 5th डे पर लेडी ने ये लेना शुरू किया, ठीक है, जैसे 6th डे भी लिया, ठीक है, 7th डे भी लिया, 8th डे भी लिया, 9th डे भी लिया, ठीक है, 10th डे भी लिया, 11th डे भी लिया, 12th, 13, यानी कि 21 दिन तक लगातार लेनी है, बीच में 7 दिन का गैप रखना है, ठीक है, 16th, 17th डे भी लिया, 18th डे भी लिया, 19th, ये सब टेम्परेरी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है, यानी कि जब तक कपल चाहता है कि वो प्रेगनेंसी को अवॉइड करना, तब तक फीमेल ये मेथड यूज कर सकती है, ठीक है। 25th डे, 26th, यहाँ पर जो लास्ट के जो डेज हैं वो मैं अलग से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, 21st, 5th, 6th, 7th, 8th, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th, ठीक है, 26th। चलो अब समझते हैं हम इसको, कि जैसे कि मैंने आपको बताया 21 डे तक रेगुलरली लेना है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 21, यानी कि यहां तक लेडी को टैबलेट्स लेनी है, ठीक है। यानी कि अगर 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, जब पीरियड्स शुरू हुए, 1st, 2nd, 3rd वो कभी भी शुरू कर सकते हैं, जस्ट सपोज 5th डे पे शुरू किया है, 5th डे से लेके अप टू 21 डे उनको कंटिन्यू ये टैबलेट लेनी है, बाकी के 7 दिन का क्या रखना है, गैप रखना है, ठीक है, बाकी आगे 7 दिन का क्या रखना है, गैप रखना है। और उस गैप में जो टैबलेट्स होती हैं बच्चे, वो आयरन की टैबलेट्स होती हैं, ठीक है, किसकी टैबलेट्स होती हैं, वो आयरन की टैबलेट्स होती हैं, क्योंकि जब ब्लड लॉस होगा तो एनीमिया के चांसेस को कम करने के लिए फीमेल को वो टैबलेट्स दी जाती हैं। एक्चुअली में पहले तो 21 टैबलेट्स ही आती थी, ठीक है, लेकिन फीमेल जो लेडी है वो कंफ्यूज हो जाती थी कि कब वो टैबलेट लेनी है, कब टैबलेट नहीं लेनी। इसका मतलब है उस कंफ्यूजन को भी हटाने के लिए, क्या कर दिया है, उस कंफ्यूजन को भी हटाने के लिए ये जो टैबलेट्स हैं वो इस तरीके से टैबलेट्स आ गई हैं, ठीक है, यानी कि 1st, 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है, कितने दिन हो गए, यानी कि यहां से उसने शुरू किया है 5th से लेके 25th डे, 5th से लेके 25th डे तक कंटिन्यू किया है, 26, 27, 28, ठीक है, और यानी कि 4 और 3, 7 दिन का ये गैप रखा है, यानी कि ये जो 7 दिन का है ये गैप रखा है। इसको मैं आपके लिए कलर तो हमने सब यूज कर लिए, हम इस कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीन कलर से, ठीक है। ये जो टैबलेट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो 7 डेज का जो गैप है, 7 डे, इसमें जो टैबलेट्स होती है बच्चे वो आयरन की टैबलेट्स होती हैं, ठीक है, वो किसकी टैबलेट्स होती हैं, वो आयरन की टैबलेट्स होती हैं। बाकी 5th टू बाकी जो 5th टू 25th डे, यानी कि कितने दिन हो गए टोटल, 21 दिन, ठीक है। 21 डेज के लिए जो टैबलेट्स होती हैं उसके अंदर अगर कंबाइंड पिल है तो प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन दोनों होगा, अगर मिनी पिल है तो सिर्फ क्या होगा,
प्रोजेस्टेरोन होगा, ठीक है, या फिर प्रोजेस्टेरोन ओनली। प्रोजेस्टेरोन का पूरा मैकेनिज्म हम देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो एस्ट्रोजन क्या काम करेगा। अब बच्चे एक बात बताओ, जो एस्ट्रोजन है प्रोजेस्टेरोन का तो आप पूरा का पूरा मैकेनिज्म समझ चुके हो। एस्ट्रोजन के केस के अंदर क्या होता है, एस्ट्रोजन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। एस्ट्रोजन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को क्या बनाना शुरू कर देता है। इट विल मेक एंडोमेट्रियम को बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। अगर प्रोजेस्टेरोन है तो उसको क्या करेगा, ग्लैंडुलर और सीक्रेटरी भी बना देगा। अब यहां पर इस डे पे आके फीमेल ने टैबलेट बंद कर दी है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब प्रोजेस्टेरोन की कमी हो गई है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन की क्या हो गई है, डेफिशिएंसी। अगर प्रोजेस्टेरोन की डेफिशिएंसी है जो कि इसको ग्लैंडुलर और सीक्रेटरी बना के रखता था, अगर प्रोजेस्टेरोन की यहां पर कमी हो गई है तो इसका मतलब क्या है, अब एंडोमेट्रियम नहीं बनेगी। अब एंडोमेट्रियम नहीं बनेगी और वो क्या हो जाएगी, शेड ऑफ, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग। तो ये वाला जो फेज होगा वो फिर क्या होगा, ब्लीडिंग फेज होगा, ठीक है। ये वाला फेज क्या होगा, ब्लीडिंग फेज होगा। तो ये पूरी की पूरी कहानी है कि फर्स्ट डे जो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जो डेज होते हैं, कभी भी मतलब फीमेल शुरू कर सकते हैं, 21 दिन तक लगातार लेना है, ठीक है। और फिर 7 दिन का गैप होता है। एक्चुअली उस 7 दिन को भी अगर लेडी कंफ्यूज ना हो उसके लिए भी अब उन 7 दिनों में किस तरीके की टैबलेट्स आती हैं, आयरन की टैबलेट्स आती हैं, ठीक है, ताकि जब ब्लड लॉस होता है तो फीमेल को एनीमिया ना हो जाए, या तो उसके लिए आयरन की टैबलेट्स होती हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी पूरी कहानी थी। जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन क्या अगर हम ले रहे हैं तो वो तो एंडोमेट्रियम को बनाएगा, लेकिन इस टाइम पर प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाएगी। प्रोजेस्टेरोन इसको ग्लैंडुलर और सीक्रेटरी बनाता था, अब वो नहीं बनेगी तो उसकी डेफिशिएंसी होगी, इसका मतलब वो शेड ऑफ कर जाएगी और वही क्या होगा, ब्लीडिंग फेज होगा। और उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, ब्लीडिंग फेज बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, ब्लीडिंग फेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म था वो सेम था, किसकी तरह, हार्मोनल रिलीजिंग आयोडीज की तरह, ठीक है। किसकी तरह सेम था बच्चे, इसका जो मोड ऑफ मैकेनिज्म है मैंने आपको लिखवा दिया है। ये जो मोड ऑफ मैकेनिज्म है वो सेम था, किसकी तरह, हार्मोनल रिलीजिंग आयोडीज की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपने मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर किस किस को इंक्लूड किया है, हमने मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर हमने इंक्लूड किया है किस किस को, हमने इंक्लूड किया है आपके आयोडीज को और दूसरा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को। नेक्स्ट जो मेथड हम देखते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड हम देखते हैं बच्चे, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। अब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर क्या होगा, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या है, अगर प्रेगनेंसी हो गई है, ठीक है, ठीक है, यानी कि अगर अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस हो गया है, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया है, अगर प्रेगनेंसी हो गई है तब क्या करेंगे, ठीक है। अगर बैरियर मेथड यूज किया है, अगर कॉन्डम फट गया है, अगर ब्रेक हो गया है, अगर उसकी वजह से प्रेगनेंसी हो गई है, या फिर क्रिमिनल जो क्राइम होता है जैसे रेप केसेस के अंदर उसकी वजह से प्रेगनेंसी हो गई है, तो उसके लिए फॉलो करते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। अगर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन कब यूज करते हैं, अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस की वजह से, ठीक है, अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस की वजह से, या फिर ब्रेकेज ऑफ कॉन्डम, या फिर ड्यूरिंग रेप केसेस, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो यहां पर जो पिल्स ली जाती हैं, ठीक है, वो कौन सी होती है, उसको हम बोलते हैं बच्चे मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, ठीक है, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स बोलते हैं, या फिर उनको आई पिल्स बोलते हैं, ठीक है, या फिर उनको बोलते हैं अनवांटेड 72, या फिर क्या बोलते हैं, अनवांटेड 72। और इसके अंदर क्या होगा कि ये सारी की सारी टैबलेट्स ली जाती हैं विद इन 72 आवर्स ऑफ, विद इन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड, या फिर इसी की वजह से कोई भी कंडीशन हो सकती है, सिंपली आप ये लिख सकते हो विद इन 72 आवर ऑफ इंटरकोर्स, ठीक है। अब इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर क्या होगा,
जब ऐसी सिचुएशन आती है, क्या तो ये पिल्स होती हैं मार्केट के अंदर अवेलेबल होती हैं, ठीक है, या फिर 2 to 3 हाई डोजेस, ठीक है, 2 to 3 हाई डोजेस ली जाती हैं किसकी, कंबाइंड पिल की ऑलराइट, या फिर 2 to 3 पिल्स ली जाती है कंबाइंड पिल्स की, जो हमने देखा था जिसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन होता है, या फिर आईयूडीज इंसर्ट किया जाता है विद इन 5 days, ठीक है। क्या क्या होता है इस केस के अंदर, इसके अंदर क्या तो अनवांटेड 72 नाम से जो पिल्स आती हैं ये ली जाती हैं विद इन 72 hours ऑफ क्वाइटस, या फिर क्या हो सकता है, या फिर इंसर्शन ऑफ आईयूडीज, या फिर क्या हो सकता है, इंसर्शन ऑफ आईयूडीज, इंसर्शन ऑफ आईयूडीज विद इन 5 days, विद इन 5 days ऑफ क्वाइटस, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है बच्चे, या फिर यहां पर 2 to 3 डोज, यानी कि डायरेक्ट पिल्स, कौन सी, कंबाइंड पिल्स, ठीक है। ये सारी की सारी कब होंगी, विद इन 72 hours। एक्चुअली आपके इसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर विद इन 72 hour ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसीलिए ये उसी के नाम से भी आता है, अनवांटेड 72 के नाम से। लेकिन हम इस तरीके से भी इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी है, प्रेगनेंसी को रोकना है, तो उस केस में भी हम इंसर्शन ऑफ आईयूडीज कर सकते हैं विद इन 5 days, या फिर 2 to 3 हाई डोज ऑफ कंबाइंड पिल्स, या फिर अनवांटेड 72 विद इन 72 hour ऑफ क्वाइटस, ठीक है, 72 hour ऑफ क्वाइटस। मैकेनिज्म बच्चे, अगर इसके अंदर हॉर्मोन्स हैं, मैकेनिज्म मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है, ये था इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। अब नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट मेथड हम क्या देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट मेथड होगा इंजेक्टेबल्स, ठीक है, नेक्स्ट मेथड है इंजेक्टेबल्स या फिर इम्प्लांट्स, ठीक है, क्या होगा नेक्स्ट मेथड, इम्प्लांट्स या फिर इंजेक्टेबल्स। वही इंजेक्टेबल्स मतलब ये इंजेक्टेबल्स वही इंजेक्शंस होंगे, ठीक है, इंजेक्शंस होंगे, किसके इंजेक्शन, जो कि 2 to 3 months चलते हैं, ठीक है, कोई 2 month का भी आएगा या फिर 3 month का भी आता है, ठीक है। इंजेक्टेबल्स और इम्प्लांट्स का मोड ऑफ एक्शन क्या है, सेम रहेगा। मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ, मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा, मोड ऑफ एक्शन सेम एज ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ओसीपी का मतलब है ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, या फिर हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, ठीक है, या फिर हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा बच्चे, सेम रहेगा, ठीक है, मोड ऑफ एक्शन सेम एज ओसीपी या फिर हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, ठीक है। इम्प्लांट, इंजेक्टेबल्स के अंदर इंजेक्शंस होंगे, जो भी हार्मोन मैंने आपको बता दिया है। इम्प्लांट्स के अंदर जो एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जांपल दिया हुआ है दैट इज नो प्लांट्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा बच्चे, इसके अंदर क्या होगा कि 6 सिलिकॉन की ट्यूब्स इंसर्ट की जाती है, 6 सिलिकॉन ट्यूब्स inserted subcutaneously, inserted subcutaneously, यानी कि सबक्यूटेनियसली, यानी कि एल्बो के ऊपर थोड़ा सा अंदर की तरफ सबक्यूटेनियसली, डर्मिस के अंदर 6 सिलिकॉन की ट्यूब्स इंसर्ट की जाती हैं सबक्यूटेनियसली, जिसके अंदर क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन होगा, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन, या फिर आप क्या बोल सकते हो LNG-20, यानी कि जो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है, जो कि आराम आराम से रिलीज होता रहेगा। और मोड ऑफ एक्शन मैंने आपको बता दिया है, जो प्रेगनेंसी को रोकेगा। 6 सिलिकॉन की ट्यूब होती है, सबक्यूटेनियसली इंसर्ट किया जाता है, जो कि आपके एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल दिया है वो दैट इज नॉर प्लांट, प्रोजेस्टेरॉन या फिर LNG-20 होता है। और ये इफेक्टिव होता है, ये इफेक्टिव होता है अप टू 5 years, ठीक है, 5 years तक ये इफेक्टिव होता है, ठीक है। ये कितने टाइम तक इफेक्टिव होता है, अप टू 5 years तक ये इफेक्टेड होता है, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर मैंने आपको क्या बता
दिया है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया इम्प्लांट्स या फिर इंजेक्टेबल्स, जिसका मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा एज ओसीपी या फिर हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज हो, ठीक है। इंजेक्टेबल्स वही इंजेक्शंस होंगे, ये इंजेक्शंस होंगे, ठीक है। ये क्या होंगे बच्चे, इंजेक्शंस होंगे, और इंजेक्शन के अंदर क्या भरा रहेगा, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन, जिसको हम LNG-20 बोलते हैं। एस्ट्रोजन क्यों नहीं होता है वो मैंने आपको रीजन बता दिया है, ठीक है। नॉर प्लांट जो कि इम्प्लांट होता है सबक्यूटेनियसली, यानी कि एल्बो से ऊपर सबक्यूटेनियसली थोड़ा सा कट लगा के इंसर्ट किया जाता है 6 सिलिकॉन की ट्यूब, जिसके अंदर स्लोली प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता रहे, वही ओव्यूलेशन को रोक देगा, सर्विक्स के म्यूकस को थिक कर देगा, प्रेगनेंसी को रोकेगा, और ये इफेक्टिव रहता है अप टू 5 ईयर्स, ठीक है। ये रहता है इफेक्टिव अप टू 5 ईयर्स। तो आर्टिफिशियल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, जल्दी बताओ। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर हमने पढ़ा सबसे पहले बैरियर मेथड, ठीक है, जो कि फिजिकली मीटिंग को रोकता था। उसके बाद हमने आईओडीज के अंदर हमने हार्मोनल रिलीजिंग नॉन मेडिकेटेड आईओडीज और कॉपर रिलीजिंग आईओडीज पढ़ी। उसके बाद हमने ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर कंबाइंड पिल देखा और हमने मिनी पिल्स देखा। फिर हमने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन किया, जिसके अंदर जो भी मैंने बताया कि जो भी अनवांटेड 72 जो पिल्स आती हैं वो लेनी पड़ती हैं विद इन 72 आवर ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, और मैंने बताया इम्प्लांट या फिर इंजेक्टेबल्स, ठीक है। तो ये था आर्टिफिशियल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अगर मैं एक बात करूं कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की, ठीक है। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की क्या क्या भाई फीचर्स होती है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा वेरी इफेक्टिव, इफेक्टिव ही नहीं है तो इसका मतलब यूज करने का फायदा क्या है, ठीक है, वेरी इफेक्टिव। थर्ड और चीप होना चाहिए, ज्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिवर्सिबल होना चाहिए, ऑलराइट। और बताओ, नो इंटरफेरेंस विद सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल एक्टिविटी से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, जीरो या फिर मिनिमम, जितना कम हो सके मिनिमम साइड इफेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि साइड इफेक्ट्स तो नहीं है लेकिन चांसेस ऑफ फेल्योर्स ज्यादा हैं, ठीक है, ये सब भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रिवर्सिबल, चीप और इजीली अवेलेबल, रिवर्सिबल, नॉन इंटरफेरेंस विद सेक्सुअल एक्टिविटी एंड जीरो या फिर मिनिमम साइड इफेक्ट्स होने चाहिए, ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के फीचर्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टरलाइजेशन मेथड की। किसकी बात करेंगे अब हम बात करेंगे स्टरलाइजेशन मेथड। अब बच्चे ध्यान से सुनना, स्टरलाइजेशन मेथड क्या होता है बच्चे, स्टरलाइजेशन मेथड यानी कि स्टराइल, यानी कि मेल और फीमेल अब फिर कंसीव नहीं कर सकते, स्टरलाइजेशन मेथड, या फिर आप सर्जिकल मेथड भी बोल सकते हो। और ये जो मेथड है बच्चे परमानेंट मेथड है। परमानेंट मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मेथड एक्चुअली कपल तब, तो अब देखो जो स्टरलाइजेशन मेथड है जिसको हम सर्जिकल मेथड या फिर परमानेंट मेथड बोलते हैं, इसका अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट क्या बात करूं, पॉजिटिव पॉइंट है तो क्या होगा बच्चे, ये 100% इफेक्टिव है। पॉजिटिव पॉइंट के अंदर क्या होगा, ये 100% इफेक्टिव है। अगर मैं नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो ये क्या है बच्चे, इररिवर्सिबल है, ठीक है। नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो ये क्या होगा, इररिवर्सिबल होगा, ठीक है। अगर कपल चाहता है, फिर से चाहे कि अगर उसको बेबी चाहिए, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता वो अब हम देखेंगे कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर इस मेथड को अगर मैं बात करूं मेल के अंदर क्या बोलते हैं, तो इन मेल इट इज नोन एज वेसेक्टोमी, ठीक है। मेल के अंदर हम इसको क्या बोलते हैं बच्चे, वेसेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। मेल के अंदर हम क्या बोलेंगे, वेसेक्टोमी बोलेंगे। और इन फीमेल इसको हम क्या बोलेंगे, फीमेल हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज ट्यूबेक्टोमी, ठीक है।
इसको क्या बोलेंगे हम, ट्यूबेक्टोमी बोलेंगे। वेसेक्टोमी का मतलब क्या है बच्चे, यहां पर वॉस डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है, ठीक है, यानी कि उसी डक्ट, जो डक्ट, वही डक्ट को कट करके टाई कर दिया जाता है जो स्पर्म को कैरी करेगी, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी के अंदर क्या कर दिया जाता है बच्चे, फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये जो एग है वो स्पर्म से मिल ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये 100% इफेक्टिव। नंबर 1 पॉइंट, सर्जरी ज्यादा बड़ी नहीं होती, 2 घंटे तक की होती है, ठीक है। मेल के अंदर इसको वेसेक्टोमी बोलते हैं क्योंकि वॉस डिफरेंस को ही कट कर दिया जाता है और टाई कर दिया जाता है, हल्का सा इंसिजन लगाया जाता है। और ट्यूबेक्टोमी के अंदर फैलोपियन ट्यूब को हल्का सा इंसिजन लगाया जाता है और टाई कर दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, अगर इसका मैं मोड ऑफ एक्शन की बात करूं, मोड ऑफ एक्शन, तो क्या मोड ऑफ एक्शन होगा, इट ब्लॉक्स द डक्ट, ये उसी डक्ट को ब्लॉक करे, इट ब्लॉक्स द डक्ट दैट कैरीज गैमेट, यानी कि जो कि गैमेट को कैरी करता है उसी को ये ब्लॉक कर देगा, ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पर वॉस डिफरेंस स्पर्म को लेके ही नहीं आ रही, अगर वॉस डिफरेंस अगर स्पर्म को लेके नहीं आ रही, इसका मतलब सीमेन के अंदर क्या नहीं होंगे, स्पर्म ही नहीं होंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये परमानेंट मेथड है, ठीक है, और चांसेस रिवर्सिबल के कम होते हैं इसके अंदर। अब हम देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या क्या कहती है, ठीक है, मैंने आपको ये करवा दिया है, ठीक है। आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क तो मैंने आपको दिया ही नहीं, होमवर्क होगा बच्चे आप लोगों का इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ, ठीक है। अब कमेंट में मुझे पता चल जाएगा कि भाई कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता, ठीक है। डिफरेंस मुझे बताना है, एटलीस्ट 3 तो डिफरेंस आपको मुझे बताना ही है, ठीक है। अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या गुल खिलाती है आपकी। तो ये है कॉपर टी, ठीक है, कॉपर टी जो कि यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था नीचे क्या लगा होगा, नीचे थ्रेड लगा होता है, क्यों, क्योंकि लेडी को ये पता रहे कि ये अभी भी इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस कॉपर टी इंसर्टेड है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स। पहली बात, डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्सेज ही इनको इंसर्ट करेंगे इनटू द यूट्रस, और किसके थ्रू करेंगे, ऑब्वियसली थ्रू वेजाइना। और दीज इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज नॉन मेडिकेटेड आईओडीज, जो कि जिसके अंदर कोई भी मेडिसिन नहीं होती है, ठीक है, कोई भी हार्मोन नहीं होता है। और इसके अंदर क्या होगा बच्चे, लिपेज लूप एग्जांपल है नॉन मेडिकेटेड आयोडीज का। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज के अंदर कॉपर टी, कॉपर सैंड, मल्टीलोड 375, और यहां पर हार्मोनल रिलीजिंग आयोडीज के अंदर प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG20, ठीक है। आप देखो आयोडीज के अंदर एक नॉर्मल सबके लिए लिखा हुआ है, कोई पर्टिकुलरली मेंशन्ड नहीं है। आयोडीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म, ठीक है, फैगोसाइटोसिस यानी कि किल कर देगी स्पर्म को इनसाइड द यूट्रस। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज क्या करेगी, ये सप्रेस कर देगी स्पर्म की मोटिलिटी को और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देती है। हार्मोनल रिलीजिंग आयोडीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्या करेगी, इट मेक्स द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है, मैकेनिज्म समझा दिया है। सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देगी टू द स्पर्म। आयोडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स, उन कपल्स के लिए यूज फीमेल करेगी जो कि डिले चाहते हैं प्रेगनेंसी को, या फिर जो 2 बच्चों के बीच में स्पेस चाहते हैं, होना भी चाहिए, ठीक है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया, ठीक है, ये सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। यहां पर इंपॉर्टेंट आपको यहां पे मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ, अब ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर एक सहेली मिस हो गया है हमसे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसकी क्या खास बात है, ठीक है। तो ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ ईदर प्रोजेस्ट्रोजन, क्या तो सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजन होगा या फिर प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। जो कॉम्बिनेशन है इसका जो एग्जाम्पल है ये होता है बच्चे माला डी माला एन, जो कंबाइंड पिल है इसका एग्जाम्पल है माला डी माला एन, ठीक है, कंबाइंड पिल का ये एग्जाम्पल है। अगर जो मिनी पिल का अंदर मतलब है सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजन वहां पर होगा, ठीक है। अनदर मेथड है जो कि फीमेल यूज करती
सकती हैं। दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, टैबलेट्स के फॉर्म में ये यूज करते हैं, इसलिए इनको पॉपुलरली पिल्स के नाम से जाना जाता है। पिल्स हैव बीन टेकन डेली फॉर ए पीरियड ऑफ 21 डेज, ठीक है, 21 डेज तक रेगुलरली लेना है। कब लेना है? स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन फर्स्ट 5 days ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जब पीरियड शुरू हो गए हैं तब कभी भी ले सकते हैं, ठीक है। आफ्टर ए गैप ऑफ 7 days, 7 days का गैप रखना है, ड्यूरिंग विच menstruation occurs and it has to be repeated in the same pattern till the female desire to prevent contraception। पहले 21 days के लिए आती थी टैबलेट्स, लेकिन अब ये कितने के लिए आती है? 28 days के लिए आती है। जो 7 days जो फीमेल जो सोचती है मतलब लेडी की मिस हो जाती है, उसके बाद फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना पड़ता है फीमेल को, तो उसकी नौबत ना आए इसलिए 7 days के लिए आयरन की पिल्स दी जाती हैं लेडी को, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि इन द सेम पैटर्न स्टिल द फीमेल डिजायर्स टू प्रिवेंट द कॉन्ट्रासेप्शन, दे इनहिबिट द ओव्यूलेशन, इनका मैकेनिज्म ओव्यूलेशन को इनहिबिट करना, इम्प्लांटेशन को रोकना और जो सर्विक्स के जो म्यूकस है उसको थिक बना देना। इसलिए यहाँ पे लिखा है ऑल्टर्स द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट और रिटार्ड द एंट्री ऑफ द स्पर्म। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव होते हैं, ठीक है, विद लेसर साइड इफेक्ट्स एंड और ऑल्सो वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स। यहां पर एक एग्जाम्पल याद रखना, एक सहेली, ठीक है, जो हम आपकी लिख चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। सहेली ये वंस इन अ वीक पिल है, ठीक है, वंस इन अ वीक पिल है, यानी कि वीक के अंदर एक ही बार ली जाती है, सबसे पहली बात। बाकी तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं जो हमने पढ़ी है वो तो रेगुलरली 28 डेज के लिए ली जाती है, ये सिर्फ वीक में, पहले 3 मंथ वीक में 2 बार डॉक्टर प्रेफर करता है, लेकिन यहां पर लिखा है वंस इन अ वीक पिल, ठीक है। और दूसरी बात ये नॉन स्टेरॉइडल है, जैसे कि आपको पता है जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के अंदर क्या होता है, स्टेरॉइड्स हैं ये, ठीक है, तो ये नॉन स्टेरॉइडल है, ठीक है, वंस इन अ वीक पिल है। और ये किसने डेवलप की थी? CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने यह क्या की थी, बनाई थी, ठीक है, इंडिया की देन है ये। सबसे इंपॉर्टेंट वंस इन ए वीक पिल और कोई भी स्टेरॉइड इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो आप ये समझोगे, सोच रहे होगे कि मैम स्टेरॉइड नहीं है तो फिर कैसे प्रेगनेंसी को ये सहेली प्रिवेंट कर रही है? तो देखो यहां पर सहेली के ये पहली जो पिल है, अभी तक आपने देखा कोई पिल ओव्यूलेशन को मेनली रोक रही थी, ठीक है। यहां पर क्या होगा बच्चे, ये पिल इम्प्लांटेशन को रोकेगी। इम्प्लांटेशन को कैसे रोकेगी? यहां पर ये जो पिल है ये एंटी एस्ट्रोजन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेंट क्रोमेन जिसको बोलते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी कि ये जो रिसेप्टर यूट्रस के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, यूट्रस के अंदर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उन रिसेप्टर को क्या कर देगी, ये डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है, ये क्या कर देगी, रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर देगी। अगर एस्ट्रोजन के रिसेप्टर डिस्ट्रॉय हो गए तो एंडोमेट्रियम क्या बनेगी नहीं, अगर एंडोमेट्रियम ही नहीं बनेगी तो प्रोजेस्टेरोन किसको ग्लैंडुलर बनाएगा, किसको सेक्रेटरी बनाएगा। तो ये पहली जो सहेली पिल होगी जो इम्प्लांटेशन को डायरेक्टली रोक रही है, बाकी तो ओव्यूलेशन कर रही है, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर रही है, अनओव्यूलेशन कॉज कर रही है, ठीक है, बाकी इम्प्लांटेशन को भी रोक रही है, लेकिन वो उनका सेकेंडरी फंक्शन है, मेनली तो उनका ओव्यूलेशन ही होगा। ऑप्शन के अंदर आ जाता है तो आपको इम्प्लांटेशन भी टिक करना है, ठीक है, लेकिन इसका ओव्यूलेशन से कोई रिलेटेड काम नहीं है, ठीक है, इसका ओव्यूलेशन को रोकने से रिलेटेड कोई काम नहीं। इसका काम है कि जो यूट्रस के अंदर एस्ट्रोजन के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है, या फिर उनको मॉडिफाई कर दे। अगर उनको मॉडिफाई कर देगा तो एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम की वॉल को बना ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रोजेस्टेरोन उसको ग्लैंडुलर और सीक्रेटरी नहीं बनाएगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन तो मेंटेन करता है, बनाने का काम तो किसका है, एस्ट्रोजन का है, ठीक है। तो ये इस तरीके से रोकती है। लिखा क्या है यहाँ पर, लिखा हुआ है कि सहेली द न्यू oral contraceptive pill for females contain non-steroidal preparation. It's a 1 in a week pill. अगर 1 in a week pill है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर साइड इफेक्ट्स कम है और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है। इसका जो इफेक्टिव रेट है ऑब्वियसली थोड़ी सी कम होगी, ठीक है, 97 to 98% होगी एज कंपेयर टू हार्मोनल रिलीजिंग आयोडीज, लेकिन इसकी
साइड इफेक्ट्स इसके उतने ही कम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोजेस्ट्रोजन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन आल्सो बी यूज्ड बाय द फीमेल। इंजेक्शन के रूप में भी और इम्प्लांटेशन भी की जाती है अंडर द स्किन। द मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोन या फिर प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन और आयोडीज किसी तरीके से आप बोल सकते हो विद इन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस अगर किया जाए तो उसको एज अ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हैं। और ये हो सकती है अगर कोई भी रेप केस है या फिर कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है उसके दौरान। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर्जिकल मेथड जिसको हम स्टरलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं। और ये फीमेल और मेल उन पार्टनर को एडवाइस किया जाता है जो कि अब फर्दर प्रेगनेंसी नहीं चाहते। ठीक है, तो इस केस के अंदर जैसे कि वेसेक्टोमी है और ट्यूबेक्टोमी है। ट्यूबेक्टोमी के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब को, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी के अंदर फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है। वेसेक्टोमी के अंदर वॉस डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है, यानी कि स्पर्म यहाँ आगे स्पर्म तो पहुंचे ही नहीं। ठीक है, यानी कि सीमन के अंदर स्पर्म है ही नहीं, यहाँ पर मीटिंग ही नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पर मीटिंग ही नहीं हो रही किसकी, एग की एंड स्पर्म की। ठीक है, मीटिंग ही नहीं यहाँ पर हो रही। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसके अंदर हम देख लेते हैं सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल को वेसेक्टोमी बोलते हैं, फीमेल को ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। वेसेक्टोमी के अंदर स्मॉल पार्ट ऑफ वॉस डिफरेंस को रिमूव कर दिया जाता है, टाइड किया जाता है थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रॉटम, वेयर एज ट्यूबेक्टोमी के अंदर स्मॉलर पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब रिमूव्ड एंड टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन। इंसिजन का मतलब कट इन द एब्डोमेन और थ्रू वेजाइना। ठीक है, दिस टेक्निक्स हाईली इफेक्टिव, 100% इफेक्टिव है, लेकिन उसी तरीके से मैंने बताया रिवर्सिबिलिटी बहुत कम है, ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल है। ठीक है, इट नीड्स टू बी एम्फेसाइज्ड दैट सिलेक्शन ऑफ अ सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इट यूज शुड ऑलवेज बी अंडरटेकन इन द कंसल्टेशन विद क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल। अपने आप में इतने ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना है। ठीक है, कि बिना कुछ समझे बिना कुछ जाने ही मतलब यूज हो कर रही हैं फीमेल्स, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल भी हो सकता है। ठीक है, one must also remember that contraceptive are not regular requirement for the maintenance of the reproductive health। क्योंकि reproductive health के अंदर क्या होता है कि मतलब चारों ही एस्पेक्ट इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, they are practiced against a natural reproductive event that is conception and pregnancy। naturally कोई चीज हो रही है उसको हम प्रिवेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स भी होंगे। ठीक है, और होते भी हैं। once is forced to use these method either to prevent pregnancy or to delay space pregnancy due to personal reasons। बहुत सारे personal reasons भी हो सकते हैं। no doubt the wider spread use of these methods have a significant role in increasing the uncontrolled growth of population। However, there possible ill effect। देखो यहाँ पर आप पॉपुलेशन तो कंट्रोल तो हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे फीमेल के अंदर इरेगुलर ब्लीडिंग होना, नोजिया, ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, और एब्डोमिनल पेन, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्रेस्ट कैंसर, ये भी सारे के सारे क्या है, इन चीज़ों को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। और ये जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, ये और ज़्यादा वर्स हो जाते हैं अगर फीमेल बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने, अपनी बॉडी के बारे में जाने और ये चीज़ें यूज़ कर रही है। ठीक है, कभी भी क्योंकि आपने देखा कि मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस वो फीमेल्स यूज़ कर रही है। ठीक है, एक्सेप्ट द बैरियर मेथड। तो कोई भी जो नेचुरल इवेंट हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, तो मतलब नेचुरल कोई इवेंट हो रहा है उसको हम फोर्सफुली प्रिवेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स जरूर होंगे और होते भी हैं। और वो वर्स हो सकते हैं अगर ऑलरेडी लेडी को कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई हाइपरटेंशन है या फिर डायबिटीज़ है या फिर माइग्रेन है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें बिना डॉक्टर की कंसल्ट किए नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बर्थ
कंट्रोल मेथड, कौन सा मेथड बर्थ कंट्रोल मेथड नहीं है, ठीक है, हार्मोनल मेथड, बैरियर मेथड, नेचुरल मेथड या फिर एमटीपी। हार्मोनल मेथड के अंदर आपने पढ़ा, ठीक है, जिसके अंदर जो आते हैं हॉर्मोन्स आते हैं, प्रोजेस्टासाइट आती है, LNJ20। बैरियर मेथड जो कि मेल और फीमेल दोनों यूज करते हैं। नेचुरल मेथड के अंदर जैसे कि लैक्टेशनल एमिनेरिया मेथड है, ठीक है, और विड्रॉवल मेथड है। लेकिन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP यानी कि वॉलेंटरली एबॉर्शन, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो भी आप ऊपर के 3 ऑप्शन देख के आप आंसर ठीक कर सकते थे। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है बच्चे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बर्थ कंट्रोल डिवाइस यूज्ड बाय द मेल। मेल के लिए, मेल कौन सा बर्थ कंट्रोल मेथड यूज करते हैं, कॉपर टी, डायफ्राम, कॉन्डम या फिर ऑरल पिल। देखो कॉपर टी, कॉपर ये है क्या है, आईयूडीज है, ठीक है, आईयूडी है। डायफ्राम है, ये बैरियर मेथड के अंदर आता है जो कि फीमेल यूज करती है, ये भी फीमेल यूज करती है। ऑरल पिल्स भी फीमेल यूज करती है, लेकिन कॉन्डम्स कौन यूज करता है, ठीक है, ये मेल, ठीक है। बैरियर मेथड के अंदर जिसको हम फीमेल के अंदर बोलते हैं फैम शील्ड, लेकिन यहाँ पे कॉन्डम जिसकी मोस्ट पॉपुलर जो ब्रांड है जो एनसीईआरटी के अंदर दी गई है दैट इज निरोध। करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स हेल्प्स इन बर्थ कंट्रोल बाय, जो कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स हैं OCP, ठीक है, ओवुलेशन को प्रिवेंट करते हैं, ओवा को किल करती हैं, स्पर्म को किल करती हैं, या फिर बैरियर बना देती है स्पर्म एंड ओवा। देखो जो बैरियर बनाने का काम, जो फिजिकल मीटिंग से रोकना है स्पर्म की और एग की, उसके लिए कौन होता है रेस्पॉन्सिबल, बैरियर मेथड। ये ऑप्शन गलत। किलिंग स्पर्म, स्पर्मिसाइडल तो कोई है नहीं, जो OCP है। स्पर्मिसाइडल तो है नहीं, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत। किलिंग ऑफ ओवा ये भी नहीं है। प्रिवेंट ओवुलेशन, इम्प्लांटेशन को रोक देना, ओवुलेशन को रोक देना, या फिर सर्विक्स के म्यूकस को थिक कर देना, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, मैकेनिज्म है, मोड ऑफ एक्शन है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रिवेंट ओवुलेशन, ओवुलेशन को कौन रोकता है, जल्दी बताओ। देखो बैरियर, सर्जिकल, नेचुरल या फिर हार्मोनल, ठीक है। आप देखो यहाँ पर बैरियर मेथड है, बैरियर मेथड के अंदर यहाँ पर बैरियर मेथड के अंदर हम क्या यूज करते हैं बच्चे, बैरियर मेथड के अंदर कॉन्डोम्स और डायफ्राम, वॉल्ट्स, ठीक है, उसका ओवुलेशन से रिलेटेड कोई काम नहीं है, वो फिजिकल मीटिंग से रोकता है, गलत। सर्जिकल मेथड जिसको वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है, तो ये भी गलत है, ठीक है। नेचुरल मेथड के अंदर क्या होता है बच्चे, 3 होते हैं, रिदम मेथड और लैक्टेशनल एमिनेरिया मेथड और विड्रॉल मेथड। लैक्टेशनल एमिनेरिया मेथड के अंदर ओवुलेशन नहीं होता, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर किसका होगा बच्चे, हार्मोनल रिलीजिंग आयोडीज का होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉपर यूज इन कॉपर टी, कॉपर जो यूज इन कॉपर टी वो क्या काम करते हैं, ब्लास्टोसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसाइडल या फिर स्पर्मिसाइडल। स्पर्मिसाइडल का मतलब है जो कि स्पर्म को किल करते हैं, ठीक है। आप देखो एक्चुअली क्या होगा, एक्चुअली क्या रहता है, कॉपर का जो मेन फंक्शन क्या है, ये स्पर्म की मोटिलिटी को कम करता था, ठीक है, स्पर्म की मोटिलिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ये फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, किसको रिड्यूस कर रहा है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी रिड्यूस कर रहा है। तो बच्चे एक बात बताओ, मैंने बताया था एक आयोडीज के बारे में कॉमन बात लिखी गई है कि ये फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म को इंक्रीज कर देंगे इन यूट्रस, ठीक है। तो इसीलिए स्पर्मिसाइडल का मतलब है दैट किल स्पर्म। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इनको हम स्टरलाइजेशन मेथड बोलते हैं, बिल्कुल सही। मेल के अंदर वेसेक्टोमी वॉस डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, टाई कर दिया जाता है। ट्यूबेक्टोमी एब्डोमेन के अंदर फैलोपियन ट्यूब को हल्का सा इंसाइज करके बांध दिया जाता है, लाइगेट कर दिया जाता है। ये टर्मिनल मेथड्स हैं टू प्रिवेंट द एनी मोर प्रेगनेंसी, बिल्कुल सही है। ये मेथड्स बहुत ज़्यादा ह्यूजली पॉपुलर है, जी नहीं, जो ह्यूजली जो पॉपुलर हैं बच्चे वो कौन से हैं, वो हैं आपके आईयूडीज। कौन से हैं, आईयूडीज। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन द कॉपर रिलीजिंग। कॉपर आयंस का क्या फंक्शन है कि ये स्पर्म की मोटिलिटी को और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, रिड्यूस कर देंगे। ओवुलेशन को इनहिबिट करना, यूट्रस को अनसुटेबल बनाना इम्प्लांटेशन के लिए, ये किसका काम है, ये है हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी का काम है। ठीक है, किसका काम है, हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडीज का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। जो भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, अब ये मतलब कॉम्बिनेशन हो सकता है किसका, प्रोजेस्ट्रोजन का भी, सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजन ओनली भी हो सकता है। ठीक है, प्रोजेस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, प्रोजेस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, और ये आईयूडीज भी विद इन 5 डेज भी करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ऊपर वाली जो चीज है, ये विद इन 72 आवर ऑफ अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस यूज करना होता है। ठीक है, तो 72 आवर ऑफ द अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन। सबसे जो कॉमन जो मेथड है, मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड मेथड है, ठीक है, और ज्यादा एक्सेप्टेबल मेथड है, दैट इज हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडीज, या फिर आप क्या बोल सकते हो, आईयूडीज, इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेसेक्टोमीज। वेसेक्टोमीज, एक्टोमी का मतलब है कोई चीज लाइगेट करके बांध दी गई है। ठीक है, इंसाइज करके बांध दी गई है। वेसेक्टोमी वॉस डिफरेंस, ठीक है, वॉस डिफरेंस को कट करके टाई करके कट करके लाइगेट कर दिया जाता है। तो वेसेक्टोमी का क्या मतलब होगा कि वास डिफरेंस, तो इसका मतलब सीमेन के पास क्या नहीं होंगे, स्पर्म ही नहीं होंगे, क्योंकि उस डक्ट को ही ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, जो कि गैमेट को ट्रांसपोर्ट करती है, यही इसका मोड ऑफ एक्शन है। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडीज। हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी क्या होगी, मल्टीलोड, ये नॉन मेडिकेटेड, ये भैया आईयूडी से हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, लिपेज लूप्स क्या है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज है। कॉपर 7 कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। ठीक है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। मल्टीलोड भी क्या है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। LNG-20, और इसी के साथ मैं दूसरा एग्जाम्पल भी लिख रही हूँ, प्रोजेस्टासर्ट, और ये क्या है, एक हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो, तो ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, और जिसके अंदर हमने कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस बहुत डिटेल के अंदर बहुत अच्छे से किया है। मैंने आपको एक होमवर्क दिया है जिसके अंदर आपको डिफरेंस बताने हैं ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमीज के बीच में। ठीक है, हमने क्वेश्चंस किए हैं, एंड आई होप आपको ये जो टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट के अंदर हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, जिसको आप MTP के नाम से जानते हो, और ART के बारे में पढ़ेंगे, और फुल फॉर्म क्या होगी ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे इसका। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।